हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन आपके सामने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को। लेकिन उसके पहले हम बता दें आपको कि यह एक सिंपल पेपर है जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों को सम्मिलित एक साथ किया जाता है। तो आइए देख सकते हैं, आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है, और ये अभी कुछ फिजिक्स का सीरीज चलेगा। इसके बाद कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद बायोलॉजी के भी क्वेश्चन इस सीरीज में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f जो होता है r/2 के बराबर होता है। तो पहला का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हम सभी लोग पढ़े हैं इसको। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अर्थात सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे को देखें, किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु जो है उसमें आपको बताना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल। तो अगर आप याद करें तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में हम आपको बताए थे कि जो बड़ा अक्षर लिखा होगा, जैसे अवतल में देखिए 4 अक्षर है, उत्तल में 3 अक्षर है, समतल में तो बराबर बनता है। तो यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा किसमें? तो बनेगा अवतल दर्पण में। इसका मतलब सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तो 4 आपके सामने है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो आपको शायद पता होगा कि मानव नेत्र जो है वो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है दृष्टि पटल पर, अर्थात इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल, या इसको कहते हैं रेटिना, या इसका दूसरा भी नाम है रेटिना। रेटिना पर इसका प्रतिबिंब जो है वो बन के तैयार हो जाता है। आइए 5 नंबर को देखते हैं। तो ये है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर अगर कोई खड़ा है तो उसको अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो चंद्रमा पर अगर कोई खड़ा है तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो उसको काला प्रतीत होगा, अर्थात सही हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर सामान्य आंख से देखा जाए अंतरिक्ष को तो वह काला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर खड़ा है फिर भी वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आइए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन को अगर देखें तो छठा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के दूरी मतलब दूर बिंदु क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। निकट जो बिंदु होता है वो कितना होता है? वो होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया हमसे पूछा गया कि दूर बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु जो होता है उसको मानते हैं हम अनंत, अर्थात छठा का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को देखें तो आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। ऐसे इसको हम लोग 1 kWh के नाम से भी इसे लिखते हैं, जिसको किलोवाट घंटा पढ़ा जाता है, या इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। तो आपको बताना है कि 1 यूनिट में किसके बराबर है। तो आप शायद पता होगा आपको कि 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है
कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। आपसे पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। भी से इसको दर्शाते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? वी से दर्शाते हैं। आइए 9 नंबर को देखते हैं। ऐसे इसमें हम आपको ये भी बता दें कि वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, और ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। आइए 9 नंबर को देखते हैं। तो 9 नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय अगर पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसकी खोज फैराडे की द्वारा किया गया है। अर्थात 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर को अगर देखें तो 10 नंबर में हमें दिखाई देता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, अर्थात हमारे घरों में जो विद्युत आता है वह किस धारा पर आता है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आता है, हम पहले बता दें, वो एसी में आता है। अर्थात दिष्ट धारा जिसको आप कहते हैं, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, तो डीसी के रूप में नहीं आता है। डीसी जो होता है वो मुख्य रूप से बैटरी की धारा होती है, लेकिन हमारे घरों में जो आता है वो तो एसी आता है। तो हमारे घरों में क्या आएगा? उसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। उसको हिंदी में बोला जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि कितने वोल्ट पर आता है। तो ए में दिया है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बी में दिया है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, और उसके आगे अगर देखें तो उसके आगे जो हमारे पास है वो दिया गया है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ ये दिया गया 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका सही हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा तो आता है, और कितने पर आता है? तो वो आता है 220 वोल्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। इसमें तो आपको अच्छे से पता होगा कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का स्रोत है मेरे पास वो है सूर्य। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर को अगर देखें तो 12 नंबर में है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसको देखें कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो विद्युत ऊर्जा जनित्र जो होती है उसमें पवन की जो चाल है उसमें उसका कम से कम जो चाल होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी इस क्वेश्चन में देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी सही माना जाता है। तो ऐसे हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है यहाँ, इसलिए 12 का कौन सा सही हो जाएगा? 12 का सही हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 को देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तभी बताया गया था कि बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है उसको हम दिष्ट धारा कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और जो हमारे घरों में आता है करंट वो होता है प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होगी? तो प्राप्त होगा दिष्ट धारा। तो ये हमारे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब आइए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वो भी जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। आपके सामने एक समीकरण है, रासायनिक समीकरण। समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं। अगर इसको धूप में रखें, उष्मा दें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण दिया गया है रासायनिक समीकरण, वह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, आपको ये बताना है।
तो आपको ये पता होगा कि ये जो है चूंकि एक भाग टूट के दो अलग अलग भागों में टूट गया, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। मतलब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर देखें तो इसमें है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर जो ताजमहल बनाने के काम में आया था, ताजमहल इसी संगमरमर से बना हुआ है। तो आपको बताना है कि संगमरमर में कौन सा प्रयोग होता है। तो संगमरमर में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 16 देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? तो 16 को अगर देखें तो 16 में है कि निम्नांकित में कौन लवण है। लवण जिसमें मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के आयन मौजूद नहीं होते हैं, उसको लवण कहते हैं। तो इसमें लवण आपको बताना है कि लवण कौन सा है। तो लवण की बात अगर करें तो ये तो HCl, ये तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं इसको। NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है मतलब अम्ल है, इसमें भस्म है ये। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4, जिसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम सल्फेट। तो 16 का सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 17 देख लेते हैं। 17 है उदासीन विलयन का pH मान होता है। आपसे पूछा गया कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो उदासीन जो विलयन है उसका pH मान होता है 7। उदासीन का pH मान कितना होता है? 7। अगर हमसे पूछा जाए कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। और अगर पूछा जाए कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो क्षारीय विलयन जो उसका pH मान होता है 7 से अधिक। आइए 18 नंबर को देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को शायद पता हो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 19 नंबर आपसे पूछा गया कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन जो है उसका मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोल्डर। मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में आज 40 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है हमारा। तो 40 क्वेश्चन के सीरीज में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं 20 नंबर। चलिए आ गया 20 नंबर। दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। एथेनॉल जो है उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो आप शायद पता होगा कि एथेनॉल का, एथेनॉल आपसे पूछा गया है एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्रियाशील, चूंकि ये एल्कोहल समूह का हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही हो जाएगा OH। OH जो होता है वो एल्कोहल समूह का, एल्कोहल जो समूह है, एल्कोहल समूह का ये हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर में सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरल जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मीथेन। मतलब 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीथेन जो होता है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका अणु सूत्र होता है CH4। 22 को देख लेते हैं। 22 है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है इसमें? कॉपर, मरकरी, ये Ag आपका सिल्वर हो गया, और ये आपका Au सोना। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? आप देखिए सबसे अधिक क्रियाशील पूछा है, तो सबसे कम पूछता तो हो जाता है यहाँ Au सोना, जबकि हमसे पूछा है अधिक तो ये हो जाएगा Cu अर्थात कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं?
जिसमें तत्वों को सजाया गया है, जिसको मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था आवर्त सारणी। जो मॉडर्न आवर्त सारणी उसको मेंडलीव के द्वारा बनाया गया है। तो मेंडलीव के द्वारा जो बनाया गया उसमें उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो उदग्र स्तंभों को बोलते हैं जो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे वाले लाइन में होता है, तो उसको बोलते हैं वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में क्या है देख लेते हैं। तो 24 नंबर को अगर देखें तो हमसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। वही जो मेंडलीव के द्वारा अभी बताया गया कि मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें कितने वर्ग होते हैं, वर्ग की संख्या बतानी है। तो हम आपको बता दें कि वर्ग की जो संख्या होती है उसमें 8 होता है। टोटल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 8 होते हैं, जिसमें अलग अलग खंड होते हैं, जिसको रोमन अंक में 1 2 3 ऐसे करके लिखा जाता है। और स्तंभों की संख्या को अगर जानेंगे, उसमें अगर स्तंभ जानेंगे तो स्तंभों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे पूछा गया है 25 नंबर में। 25 नंबर क्या है, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। मतलब अष्टक जो नियम है, तत्वों के आवर्त सारणी को बनाने के लिए जो प्रयास किया गया था उसमें अष्टक नियम का भी प्रतिपादन किया गया था। तो आपको ये बताना है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है डाल्टन, डोब्रेनर, मेंडलीव या न्यूलैंड्स। आपको बताना है कि इसमें कौन अष्टक नियम बताया था। तो अष्टक नियम बताए थे न्यूलैंड्स, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 नंबर को देखते हैं। 26 नंबर में क्या है, तो 26 नंबर है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। इसमें बताना है आपको कि आयनिक यौगिक कौन सा है जिसमें आयन होते हैं, आयन होते हैं मतलब प्लस और माइनस उसमें मौजूद होंगे, उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक कौन से हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर एक धातु और दूसरा जो है वो अधातु है तो उसमें आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए कैल्शियम यहाँ धातु हो गया और क्लोरीन यहाँ अधातु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, केमिस्ट्री हम लोग का खत्म हो गया, बायोलॉजी का सीरीज आ गया। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, इसमें बताइए। स्वपोषी पोषण के लिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 28 नंबर को देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपसे पूछा कि ऑक्सीजन क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन के बारे में जाने तो ये एक पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है, पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग ऑक्सीन कहते हैं। ऑक्सीजन भी कभी कभी नाम देता है इसका। चलिए 29 नंबर को देखते हैं। आपको ये बताना है स्पष्ट रूप से कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय जो है उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर को देखें तो लिखा हुआ है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन जिसमें हमें चीनी का पाचन जो होता है हमारे शरीर में नहीं होती है, तो चीनी के पाचन से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, तो होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही बी। 31 को देखते हैं। 31 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। मतलब जिसमें पुष्प होते हैं, जिस पौधे में पुष्प होता है उसमें लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आपको ये स्पष्ट करके बताना है। तो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो लैंगिक जनन होता है बीजों के द्वारा। किसी भी पुष्प वाले पौधे में लैंगिक जनन, जनन की जो प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होता है, वो होता है बीजों के द्वारा। 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम आपको बता दें कि हम लोग 40 क्वेश्चन का एक सीरीज में आज हिस्सा लिए हैं।
जिसमें साइंस के 40 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर को अगर देखें तो पूछा गया कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो होता है फैलोपियन नलिका में, मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 33 देख लेते हैं। 33 में क्या है? 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी, उभयलिंगी उसको बोलते हैं जिसमें दोनों लिंग, मतलब आपको पुरुष प्रजाति भी होती है और स्त्री प्रजाति भी होती है, उसको उभयलिंगी जंतु कहते हैं। इसमें बताना है कि उभयलिंगी जंतु कौन सा है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। केचुआ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंग उसमें पाए जाते हैं। मछली की अलग अलग प्रजाति होती है, शेर भी अलग होता है, शेर और शेरनी, बकरी भी अलग होती है जिसमें एक बकरा होता है एक बकरी होती है, लेकिन केचुआ में एक ही होता है। आइए 34 नंबर को देखते हैं। उस पौधों का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया था आनुवंशिकता की जांच के लिए। आनुवंशिकता की जो जांच होती है उसके लिए मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया था। तो वो सबसे पहले जो पौधा यूज किए थे वो पौधा यूज किए थे मटर का पौधा, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर को देखते हैं। 35 में आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत पाया जाता है। आप लोग पता होगा कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उससे ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करता है। तो वो ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, मतलब किस मंडल में पाया जाता है? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडल के निचले सतह में। उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो आगे आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और वो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में मौजूद होता है। तो इसमें आप जवाब देंगे वायुमंडल के मध्य सतह में। वायुमंडल के बीच में ऊपर जैसे नीचे वाला भाग जो होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है, क्षोभ मंडल। तो उसके मध्य में आपका होता है ये ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ होता है? तो मंडल के, या कह सकते हैं वायुमंडल के मध्य में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता होगा कि एक बार महिलाओं के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, वे पेड़ से चिपक के और इस आंदोलन को चलाई थी। तो वो चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा 1970 में। छत्तीसगढ़ के टेरीवाल जो जिला है, टेरीवाल वहाँ जिला है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा। आइए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी जो बांध है उसका निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण किया गया किस प्रदेश में? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध बताया गया है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज, ये एक किताब का नाम है जो कई बार एग्जामिनेशनों में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। इस नाम की पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक है उस किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीशीज जो है वो डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डार्विन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल जो होता है जो पेड़ पौधे में पाया जाता है, पता होगा कि वो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल होता है हरा रंग का। हम लोग सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में हरा जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? वो होता है हरा होता है। तो अभी का लास्ट क्वेश्चन है,
लेकिन यदि मेरे इस चैनल पर अगर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें। और कोई भी अगर परेशानी होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 95 70 66 64 61। इस पर आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता हो कि कोई अन्य परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक के द्वारा आप ज़रूर इसको बताइए। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो अंतिम प्रश्न है 40 नंबर में, और 40 नंबर के प्रश्न को देखें तो ये मेरे पास है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुकुलन द्वारा प्रजनन मतलब प्रजनन की प्रक्रिया होती है द्विखंडन, मुकुलन। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है ये बताना है। तो केवल अगर मुकुलन द्वारा पूछा गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा इष्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि लैंगिक जनन अगर पूछ दिया कि लैंगिक जनन के द्वारा मुकुलन के द्वारा कौन सा होता है तो उसमें हो जाएगा अमीबा। लेकिन अगर केवल मुकुलन रहेगा तो उसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इष्ट। तो आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और सिंपल क्वेश्चन लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।